हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग कांग्रेस की स्थापना, उसके जो विभिन्न अधिवेशन है, वो मीन्स जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे उनसे संबंधित जो जानकारियाँ थी उन सब के बारे में हम लोग पिछली 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग दोस्तों स्पेशली इस क्लास में जानेंगे बंगाल विभाजन, जिसे हम लोग बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। तो इससे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम्स में बनते हैं, क्योंकि यह बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में मेनली हम लोग बंगाल विभाजन यानी बंग भंग के बारे में जानेंगे। किंतु बंग भंग या बंगाल विभाजन को जानने से पहले हम लोग इसके यानी उस समय का क्या माहौल था, क्या वातावरण था, क्या परिप्रेक्ष्य था जहाँ पे यह बंगाल विभाजन की आवश्यकता हुई। तो आइए हम लोग उसके बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में देखा कि किस प्रकार जो है 1857 की क्रांति की असफलता के बाद क्या हुआ कि भारतीयों के लिए भी यह सीख थी और यह जो है आपका अंग्रेज़ों के लिए भी सीख थी। यानी अंग्रेज भी यह चाह रहे थे कि भारतीयों को एक ऐसा मंच मिले कि जहां वो अपने आक्रोश, अपने गुस्सा, अपने भड़ास को आकर के उतारे और फिर शांत होकर के अपने घर चला जाए। भारतीयों को भी कहीं ना कहीं यह फील हुआ कि 1857 की क्रांति जो कि एक बहुत बड़ी क्रांति थी, किंतु वह सफल रही। तो उसकी असफलता के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जो अपने आप को उसका रीज़न मान रहे थे। तो यहाँ पर वो भारतीय भी चाह रहे थे कि एक ऐसा मंच मिले उन्हें कि जहाँ से वो अपने मांगे, अपनी बेनिफिट्स, अपनी सुविधाएं जो है यानी जो भी उनकी दिक्कतें हैं अंग्रेजी शासन से, जो उनकी मांगे हैं वो अंग्रेज़ों तक पहुँचा पाए। तो यानी एक तरह से कहिए भारतीयों के स्वार्थ और अंग्रेज़ों के स्वार्थ, इन दोनों का स्वार्थ का जो मिला जुला रूप आपका कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमने देखा था कि किस प्रकार A.O. ह्यूम के मार्गदर्शन में, मतलब हेल्प से जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में क्या हुआ दोस्तों, स्थापना की गई A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और जो आपके इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये सब हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रकार क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों, आरंभ में मीन्स सेक्युलर का पार्ट पड़ा। मीन्स इसकी जो पहली बैठक थी उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है अध्यक्ष थे, दूसरी बैठक में दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष थे, तीसरी बैठक में बदरुद्दीन तैयब जी और चौथी बैठक में जॉर्ज यूले। तो यानी पहली बैठक हिंदू, दूसरी बैठक पारसी, तीसरी बैठक आपका मुस्लिम और चौथी बैठक अंग्रेज। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक संदेश जनमानस तक पहुंचाना चाह रही थी कि यह जो है संस्था यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है, बल्कि यहाँ जो है सभी को स्थान दिया जाएगा। यानी सभी को बराबरी का यहाँ प्रयास किया जाएगा, यहाँ सभी को बराबर स्थान दिया जाएगा, यहाँ सभी को प्रवेश की अनुमति है, यानी सभी का अधिकार है इस कांग्रेस नामक पार्टी में प्रवेश की। तो इस प्रकार से जो है वो सेक्युलर का पार्ट कांग्रेस ने पढ़ाया, हालांकि ज़्यादा दिन यह चल नहीं पाया। तो एक प्रकार से जो है कांग्रेस अपना अस्तित्व जो है धीरे धीरे भारत में जमाने लगी, क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन के दौरान क्या होता था, उनकी जो संख्या थी यानी प्रथम अधिवेशन में आपका 72 लोग ही सिर्फ शामिल हुए थे, द्वितीय अधिवेशन में 450। इस प्रकार से क्या हुआ, हर अधिवेशन में इसकी जो संख्या है आने यानी इसके अनेक क्षेत्रों से जो आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व था यह बढ़ने लगा। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने लगी। वहीं जो कांग्रेस के प्रति जो अंग्रेजों का नज़रिया था दोस्तों वह धीरे धीरे कम होने लगा। जो अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी की स्थापना की, तो उनका भी यानी उनके ही नज़र में जो कांग्रेस की महत्व है वह घटने लगा। किस प्रकार से घटने लगा, उन्हें ही ऐसा लगा कि ये सिर्फ आवेदन देंगे, यानी इनका नीति ही था, क्योंकि आरंभ में उदारवादियों का जो प्रभुत्व था आपका 1885 से लेकर के 1905-06 तक जो है आपका उदारवादियों का शासन रहा कांग्रेस के ऊपर। तो उदारवादियों की क्या नीति थी कि एप्लीकेशन देना, आवेदन देना, सभ्य तरीके से अपनी मांगों को, अपने बेनिफिट्स को सरकार तक पहुंचना। सरकार क्या करती थी, बस उन मांगों को, आवेदन को जो लोग उदारवादी सब देते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से, वो बस कूड़े कचरे में फेंक देते थे, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं था। इसको इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों, जहां कांग्रेस अच्छा यानी अपनी कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने मेंबर्स के द्वारा अपना अस्तित्व बढ़ा रहे थे पूरे भारत में,
वहीं लॉर्ड कर्जन का आपका स्टेटमेंट आता है 1905 में कि कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसके मरने में इसकी मदद करूं। तो अब समझिए, जो कांग्रेस पूरे देश में, पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रही है, अपने मेंबर्स के थ्रू वो अपने अस्तित्व को बढ़ा रही है, वहीं उसके अस्तित्व का मतलब अंग्रेजों की नज़र में क्या महत्व है, वो सोच रही कि कांग्रेस अब खत्म होने वाली, कांग्रेस अंतिम सांसें गिन रही है। तो ये परिस्थितियां बन रही थी, यानी जस्ट दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट वे में जा रहे थे। यहाँ पे क्या होता, 1905 का जो काल आता है दोस्तों, यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन रहते हैं वह क्या करते हैं, बंगाल विभाजन करना, यानी बंगाल विभाजन की आपकी घोषणा करते हैं 20 जुलाई। 20 जुलाई को क्या करते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं दोस्तों। घोषणा करते हैं आपको 20 जुलाई को कि बंगाल विभाजन कर दिया जाएगा। तो 20 जुलाई को क्या करते हैं, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं आपके 20 जुलाई को। तो जब ये 20 जुलाई को घोषणा होता है बंगाल विभाजन का, तो आपका 7 अगस्त से क्या होता है दोस्तों, 7 अगस्त से जो है आपका पूरे भारत में जो है विरोध शुरू हो जाता है। विरोध शुरू हो जाता है, यानी जो पढ़े लिखे वर्ग थे उस टाइम के, वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ विरोध शुरू कर देते हैं। यानी वो इस विभाजन का जो भंग है, जो कर्जन के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है, घोषणा किया जाता है, तो उसका विरोध पूरे यानी बंगाल में होने लगता है। इस विरोध में क्या होता है दोस्तों, जनसभाएं की जाती है, जनसभाएं की जाती है, आपका रैलियां निकाली जाती है, यात्राएं की जाती है, यात्राएं, ये सब के यानी कि इन सब के माध्यम से जो है आपका जो है बंगाल विभाजन का जो है बंगाल के लोग विरोध करने लगते हैं। अपनी गुस्सा, अपना जो है यानी उसके ऊपर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रदर्शित करने लगते हैं। किंतु इन सारी चीज़ों के होते हुए, यानी विरोध हो रहा है, जनसभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, यात्राएं हो रही है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन, यानी ये सब के होते हुए भी इतना विरोध हो रहा है, लोग इतना सड़कों पर आ रहे हैं, इतना जनसभाएं हो रही, रैलियां हो रही, किंतु इसके बाद भी क्या करते हैं, लॉर्ड कर्जन जो है आपका 16 अक्टूबर को क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन कर देते हैं। क्या होता है दोस्तों, यानी कि 20 जुलाई को घोषणा की है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। 7 अगस्त तक पूरे बंगाल में जो है इस विभाजन का विरोध प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद यानी सारा विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी 16 अक्टूबर को जो इन्होंने घोषणा की थी 20 जुलाई को, उसको 16 अक्टूबर को क्या करते हैं, उसको यानी कि लागू कर देते हैं, बंगाल विभाजन कर देते हैं। इतना विरोध प्रदर्शन, इतना आक्रोश होने के बाद भी। तो आपका कब होता है बंगाल विभाजन दोस्तों, 16 अक्टूबर। अब हम लोग चूंकि बंगाल का विभाजन हो चुका है, यानी उस जो घोषणा हुई थी आपका 20 जुलाई को, उसको क्या किया, कार्य में लाया गया 16 अक्टूबर को। अब हम लोग चूंकि बंगाल का विभाजन हो चुका है दोस्तों, तो हम लोग इसके पीछे का रीज़न जानेंगे, मीन्स अंग्रेजों का क्या रीज़न था इस बंगाल के विभाजन का। तो आइए हम लोग इसके रीज़न को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बंगाल का जो विभाजन किया गया, तो इसके पीछे जो है अंग्रेज़ों का तर्क था कि बंगाल जो है चूँकि बहुत बड़ा प्रांत है, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है दिक्कत हो रही है। तो अंग्रेज ये तर्क दिए, यानी लॉर्ड कर्जन का ये तर्क था कि चूँकि यह बहुत बड़ा प्रांत है, तो इसके इतने बड़े प्रांत को है एक, यानी इतने बड़े क्षेत्र को एक प्रांत में जो है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसको 2 भागों में, 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। तो इसके शासन प्रशासन में आसानी होगी, मीन्स विकास का जो कार्य है, यानी ये इनका तर्क था, लॉर्ड कर्जन का तर्क कहिए, कुतर्क कहिए। तो ये इनका तर्क था कि 2 भागों में इसको विभाजित करने के बाद इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी होगी, मीन्स कि इसके शासन प्रशासन में आसानी होगी, इसको बेहतर ढंग से जो प्रशासित किया जाएगा, और मतलब कि भारतीयों का जो है इसके थ्रू जो है क्या होगा, विकास होगा। तो ये तर्क दिया, यानी तर्क था आपका कि
प्रशासनिक कार्यों में सुधार के लिए। ये था आपका लॉर्ड कर्जन का यानी कि जो तर्क दिया है इसके विभाजन में। अब हम लोग कारण जानते हैं दोस्तों। कारण, तो कारण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके कारण में हम लोग देखते हैं कि बंगाल जो है दोस्तों, यानी जो बंगाल हम लोग अभी पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो ममता जी की सरकार है जहाँ, वो उतना सा बंगाल नहीं था। बंगाल का यानी उस टाइम का बंगाल का मतलब था कि आज का बिहार, आज का बिहार प्लस आज का झारखंड प्लस आपका उड़ीसा, आज का जो उड़ीसा है, प्लस आज का बांग्लादेश, जो हमारे बगल में जो देश है बांग्लादेश, जिसकी सीमा हमारे देश से सबसे लंबी लगती है, वो बांग्लादेश यानी एक विदेश, और आपका आज का जो हमारा असम राज्य है जहाँ बोडो जनजाति का हम लोग पढ़ते हैं बार बार, तो ये यानी कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है ये उस समय बंगाल का हिस्सा था। यानी आपका आज का बिहार, झारखंड, यानी झारखंड तो आपका 2000 में अलग हुआ, ये तो आपका 1905 की घटना है। तो उस समय बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम, यानी झारखंड तो 2000 में अलग हुआ तो इसका अस्तित्व नहीं था। तो मेनली आप बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश जानिए, असम, चूंकि झारखंड भी अब इसमें शामिल हो गया है। तो ये समझिए एक राज्य, 1 2 3 4 राज्य और एक देश। तो ये क्या था दोस्तों, उस समय बंगाल का हिस्सा था। तो इतने बड़े प्रांत का प्रशासन जो है एक, यानी इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन एक प्रांत के रूप में चलाना, ये दिक्कत कहीं ना कहीं होती होगी। और ये तर्क जो इन्होंने दिया तो ये सही में एक तर्क कह सकते हैं, बट इसके पीछे मेन रीज़न ये नहीं था। यहाँ जो इतने बड़े क्षेत्र के शासन प्रशासन में दिक्कत उसको वाकई में अंग्रेजों को हो रही होगी, किंतु इसके विभाजन का एक मुख्य कारण जो था, जो कि उन्होंने नहीं बताया, जो वाकई में था, बताया तो उन्होंने कि प्रशासनिक कार्यों में सुधार, ये तो उनको ऊपरी कह सकते हैं कि एक आवरण था, लेकिन मेन जो उसका रीज़न था वो था सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा। सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर क्या करते थे वो लोग, चाहते थे इसका आपका बंटवारा करना, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या था दोस्तों, इसके पीछे रीज़न था कि ये एक बहुत बड़ा प्रांत था दोस्तों, और यहाँ जो है सबसे पहले आर्थिक चेतना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना यहाँ सबसे पहले आया। यानी उस काल में जो है समझिए 1905 के टाइम का काल ऐसा था कि वहाँ पर यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा थी। यानी उस काल में यहाँ से पढ़ने के लिए लोग विदेश तक जाते थे। वहाँ उस काल में यहाँ कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी। तो आप समझिए शिक्षा का स्तर जो है पूरे भारत से यहाँ जो है आपका सबसे अच्छा था। तो जहाँ शिक्षा का स्तर रहेगा अच्छा दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा, जो शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ वो अपना आर्थिक विकास कर ही लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से हमको विकास करना है। शिक्षा आर्थिक विकास का आधार होता है। तो जो आर्थिक जहाँ विकास होगा वहाँ सामाजिक विकास भी होगा। तो यहाँ सामाजिक विकास भी थी, आर्थिक विकास भी थी, राजनीतिक विकास भी थी। तो अंग्रेजों को ये चीज़ समझ में आ रहा था। तो उन्हें लगता था कि चूंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग है, तो ये लोग हमारा विरोध करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की नीति तो कभी भी अच्छी भारतीयों के लिए रही नहीं। तो उनका कहीं ना कहीं माइंड में ये था ही कि ये लोग हमारा विरोध करेंगे, हमारी नीतियों का विरोध करेंगे, क्योंकि ये लोग शिक्षित है। तो वो लोग बस इसको तोड़ना चाहते थे किसी तरह कि इन लोगों की एकता को तो मतलब किसी तरह तोड़ दिया जाए और हम अपनी नीतियों में सफल हो जाए। क्योंकि उस समय जो है वहाँ बहुत एकता थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कुछ अंतर ही नहीं था, कुछ डिफरेंस नहीं था। हिंदू मुस्लिम सब जो है बहुत प्यार से रहा करते थे। तो ये मेनली रीज़न था आपका सांप्रदायिकता के आधार पर जो है बंगाल का विभाजन। आइए हम लोग देखते हैं आगे कि किस प्रकार से वो बंगाल का विभाजन करते हैं। हम लोग इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे दोस्तों तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आपका ये हो गया भारत का आपका हिस्सा, ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया आपका झारखंड, ये हो गया आपका उड़ीसा, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल जो आज का है, ये आपका हो गया बांग्लादेश और ये हो गया असम आज का। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यानी देखिए ये बिहार आपका, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और ये बांग्लादेश जो हमारा भी पड़ोसी देश है और ये आसाम जो हमारा राज्य है।
इसको क्या किया दोस्तों, उन्होंने 2 भागों में बांट दिया इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से 2 भागों में, ये पूर्वी बंगाल हो गया और ये जो आपका हिस्सा रह गया इस तरफ, ये हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ देखिए पूर्वी बंगाल में आपका आसाम हो गया और आपका ये हो गया जो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश वो, और इस तरफ यानी पश्चिमी बंगाल में हो गया आपका बिहार, बंगाल जो पश्चिम बंगाल है हमारा, उड़ीसा और झारखंड। तो यहाँ पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में क्या किया, बंगाल का 2 भागों में बंटवारा कर दिया। और यहाँ पर देखिए असली खेल अब समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका हो गया पूर्वी बंगाल और ये हो गया आपका पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में क्या किया दोस्तों, यहाँ जो हिंदुओं की संख्या अधिक रखी, यानी हिंदू क्या थे, मेजोरिटी में थे आपका पश्चिमी बंगाल में। यहाँ देखिए पूर्वी बंगाल में क्या किया, मुस्लिम जो है आपका मेजोरिटी में थे। तो यहाँ देखिए स्थितियां क्या बन रही है दोस्तों। उस समय यानी भारत की आबादी उस समय 40 करोड़ थी आज़ादी के समय। हम लोग जानते हैं कि भारत जब हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत की कुल आज़ादी थी आपकी 40 करोड़, और ये अब बात हो रही है 1905 की। तो समझिए कि जो आज़ादी के समय 40 करोड़ आबादी थी, तो उस समय यानी 1905 में तो आपका आबादी और कम रही होगी। तो उस समय जो यहाँ बंगाल की जो आबादी थी दोस्तों, वो 8.5 करोड़ थी। तो इस 8.5 करोड़ की आबादी को जो है अंग्रेजों ने 2 भागों में विभक्त किया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में क्या किया, उन्होंने हिंदुओं की मेजोरिटी रखी। तो यहाँ जो मुस्लिम थे दोस्तों, ये मुस्लिम वर्ग कहीं ना कहीं की कम यानी अल्पसंख्यक थे, हिंदू क्या थे, बहुसंख्यक थे। तो यहाँ मुस्लिम वर्ग जो है डर डर के जीते, क्योंकि ये अल्पसंख्यक में थे और हिंदू क्या है, बहुसंख्यक में। यहाँ मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक है, और हिंदू क्या है दोस्तों, आपके अल्पसंख्यक है। तो यहाँ हिंदू क्या होगा, डर डर के जिएंगे। तो यहाँ क्या किए कि जो 1905 में जब यह विभाजन हुआ दोस्तों, तो इस विभाजन के बाद क्या किए कि ये लोग, जो लॉर्ड कर्जन था, यहाँ बार बार जाने लगे, और यानी कि इस पूर्वी बंगाल में, और वहाँ चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो ये जो लॉर्ड कर्जन थे उन्हें बार बार ये बताते थे कि जो तुम लोगों का हित जो है, तुम लोगों का जो अधिकार है, तुम लोगों की जो मांगे हैं, तुम लोगों का जो भी बेनिफिट्स है वो अलग है हिंदुओं के अकॉर्डिंग। तो तुम लोगों का चूंकि मांग अलग है, तुम्हारा हित अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारा संस्कार अलग है, तो कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तो कांग्रेस तुम्हारी नहीं सुनेगी। तुम अपना एक दल बनाओ, अपना एक संगठन बनाओ और अपनी मांगे अपनी तरह से जो है सरकार तक पहुंचाओ। धीरे धीरे जो है ये बीज बोना शुरू किया लॉर्ड कर्जन ने इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो कि आज का बांग्लादेश है और असम है। तो इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों, यहाँ के लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो बात जो है धीरे धीरे घर करने लगी। वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन्हें वाकई ये लगने लगा कि जो लॉर्ड कर्जन कह रहा है यह सही है, कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस जो है हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी मांग अलग है, हमारे बेनिफिट्स अलग है, हमारी सोच अलग है, मतलब कांग्रेस हमारी नहीं सुनेगी। तो उन्होंने क्या किया, चूंकि लॉर्ड कर्जन का जो बीज बोना चाहते थे वो बीज जो है वाकई में इन लोगों के मन में मतलब बोया जा चुका था। इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। क्या हुआ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, यानी मुस्लिमों ने अपने मांगों के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए एक अलग से संस्था बना ली आपको मुस्लिम लीग के नाम से। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, मुस्लिमों की मांग के लिए मुस्लिम लीग बन चुकी थी, और जो कांग्रेस आरंभ में सेकुलर का पाठ पढ़ रही थी अपनी बैठकों के माध्यम से, हिंदू मुस्लिम पारसी अंग्रेजों के बैठकों मतलब अध्यक्ष जो बनाया मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो उसके माध्यम से जो कांग्रेस सेकुलर का पाठ पढ़ रही थी, वो कांग्रेस के भी माइंड में ये आ गया कि चूंकि मुस्लिमों की मांग के लिए मुस्लिमों ने अलग से पार्टी बना ली, तो उनकी मांग अलग है, तो हम अपने बेनिफिट्स, यानी कि समझिए एक तरह से मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी बनकर के रह गई।
क्लियर हो गया दोस्तों। जो लॉर्ड कर्जन चाह रहे थे बंगाल के विभाजन के थ्रू, मीन्स की जो इन लोगों की एकता है या इनकी अखंडता है, आपस का प्रेम है, इसको ख़त्म करे, तो वो सफल रहा। मात्र जो है साल भर के अंदर क्या हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी 1905 में आपका घोषणा हुई, लागू हुई बंगाल विभाजन, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हो गया तो उसके बाद देश में कैसी स्थितियां बनी। ये तो कारण हमने देखा, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब परिणाम। तो परिणाम के रूप में क्या हुआ, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों आपका 16 अक्टूबर को, तो यहाँ पर पूरे भारत में जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। यानी विरोध प्रदर्शन तो आपको जब घोषणा हुई थी तभी हो गया था, इसके बाद यहाँ पर है जो मतलब पूरे देश में इस चीज़ का विरोध किया गया। इसमें क्या किया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया इसको। लोगों ने उपवास रखे, लोगों ने गंगा स्नान किए। गंगा जो एक धार्मिक आस्था की नदी मानी जाती है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में ही तो जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो ये क्षेत्र है दोस्तों, यही तो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो चूंकि यह गंगा का क्षेत्र था तो यहाँ पर लोगों ने गंगा स्नान करके जो है इसका विरोध किया। उपवास रखे, मीन्स इस दिन उपवास रखे ताकि चूंकि यह शोक दिवस के रूप में इनको मनाए, तो इस दिन शोक दिवस के रूप में उपवास भी रखे, गंगा स्नान भी किया। यानी इस प्रकार से लोगों ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने राखियां बांधी, रक्षा बंधन का त्योहार मनाया अक्टूबर में दोस्तों। 16 अक्टूबर का इसका हुआ है आपका बंगाल विभाजन का घोषणा। इस दिन रक्षा बंधन, हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी और ये अंग्रेजों को दिखाया कि हम अलग नहीं हैं, तुम कितने भी तोड़ने की कोशिश करो हम अलग नहीं होंगे। इसके लिए क्या किया, उन्होंने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, साल भर बाद ही, यानी इतना विरोध प्रदर्शन, इतनी एकता दिखाने के बाद भी क्या हुआ, 1906 में जो है जो अंग्रेजों की मूल नीति थी इसके पीछे, बंगाल विभाजन के पीछे, वो सफल रही और मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना की। यानी कि कहीं ना कहीं उस टाइम तक इतनी खटास भर दी गई इन दोनों यानी हिंदू मुस्लिमों के बीच कि मुस्लिमों ने क्या किया, अपनी अलग पार्टी बना ली और एक अलग संस्था के रूप में, यानी कहीं ना कहीं मन में जो है खटास पैदा हो गई और दोनों को जो है अलग कर दिया गया। तो ये हो गया आपका यानी कि विरोध प्रदर्शन, यानी परिणाम हुआ। इसका और एक परिणाम हुआ दोस्तों आपका, यानी ये हो गया आपका पहला। दूसरा जो परिणाम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्या किया गया, एक और नारा लगाया गया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसमें दोस्तों जो उस समय का ये लोग जो पढ़े लिखे लोगों में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, लाल बाल पाल की जो तिकरी कहते हैं हम लोग, गरम दल के, खैर वो अलग आगे 1907 में वो सब हम लोग एक राजनीतिक रूप इनको मिलेगा गरम दल को। तो यहाँ पर ये जो लाल बाल पाल है, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो चूँकि ये लोग शिक्षित थे, इन्हें सारी बातों की अंग्रेजों की जानकारी थी, तो इन्होंने जो है लोगों के बीच संदेश पहुँचाना शुरू किया। यानी लोगों के बीच यह संदेश भेजना शुरू किया कि ये अंग्रेजों की गलत नीति है, अंग्रेज मूल रूप से ये चाहते हैं, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो किंतु वहाँ पर लोगों दोस्तों, चूँकि अभी ये क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, हम अपने संवाद किसी तक आसानी से 1 घंटे में करोड़ों लोगों तक या इससे भी ज़्यादा लोगों तक हम लोग इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बट उस टाइम की बात है जहां पर ये सब कुछ साधन नहीं था, तो लोगों के बीच जो है इतना ये लोग पहुंच नहीं पाते थे, अपनी संवाद अपनी बातों को जो है इतने यानी बड़े आधार पर लोगों तक पहुंचा नहीं पाते थे। हालांकि उन्होंने कोशिशें बहुत की। तो ये विभाजन चूँकि दोस्तों बंगाल का किया गया, लेकिन इसका विरोध जो है, इसका आक्रोश जो है पूरे भारत में देखा गया। जो महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र उस समय अभी जो महाराष्ट्र और गुजरात है, उस टाइम सिर्फ महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र, गुजरात, आपका पंजाब लाला लाजपत राय का क्षेत्र, गुजरात आपका वल्लभ भाई पटेल का बाल गंगाधर तिलक, इन सब ने क्या किया दोस्तों कि पूरे इन क्षेत्रों में जो है, यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, मद्रास तक जो है यानी आपका
गुजरात से लेके पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र, मद्रास, इन सब में क्या क्या इसका विरोध जो है देखने को मिलता है। यानी जो नेता लोग थे, जो समझदार पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने क्या कि इन सारे चीज़ों को है पूरे भारत में फैलाना शुरू किया और इसका असर पूरे भारत में देखने को मिलता है। तो ये जो स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन है दोस्तों, यह बड़े पैमाने पर जो है आपको किया गया। और इस स्वदेशी के माध्यम से क्या किया गया दोस्तों, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, लाल बाल पाल चाहे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या क्या की स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया। सिर्फ बंगाली ने, देश के अन्य कोनों, स्वदेशी मतलब कि अपने देश में बनी वस्तुओं, अपने देश में बने सामानों को आप इस्तेमाल करो, उन्हीं को भारतीय जो लेबर है, जो कारीगर है, उनका फ़ायदा होगा, भारत की संपत्ति भारत में रहेगी, भारत का फ़ायदा होगा, भारत के मजदूरों का फ़ायदा होगा। मीन्स स्वदेशी का नारा दिया। और उसके बाद स्वदेशी के नारा के बाद क्या दिया, बहिष्कार, यानी जो भारत से बाहर का जो सामान, यानी अंग्रेजों का जो सामान है उसका बहिष्कार करो। मीन्स अंग्रेज क्या करने आए थे दोस्तों, व्यापार करने ही तो आए थे। और अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने व्यापार के माध्यम से भारत में पैर जमाया। अंग्रेज क्या करते थे कि जो भारतीय जो सामान होते थे, अंग्रेजों का सामान अट्रैक्टिव होता था दोस्तों, यानी मूल्य लगभग समान होता था और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे, ज़्यादा फिनिशिंग उसमें होता था। तो भारतीय क्या हुआ, धीरे धीरे उसके तरफ मुड़ने लगे और इस प्रकार जो है स्वदेशी जो कंपनियां थी, कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो धीरे धीरे बैठने लगा और अंग्रेज अपना पैर पसारते धीरे धीरे चले गए। तो बस ये स्वदेशी के स्वदेशी का नारा दे करके जो है भारतीय नेता जो थे, जो देशभक्त टाइप के लोग थे उस टाइम में, यह नारा दे करके ये दिखाना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे कि भारत के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो बंद हो चुके हैं, जो कारीगर बेकार है, बैठे हैं, उनको रोजगार मिले। और बहिष्कार के माध्यम से, यानी जो भी अंग्रेजी सामान अब तक लोगों ने खरीदे हैं, इस्तेमाल किए, उन सब का बहिष्कार करो। उनको आग लगा दो, उनको होली जला दो, उनको फेंक दो और आगे से कुछ भी बाहरी नहीं खरीदा जाना चाहिए। अंग्रेजों का कोई भी सामान जो है भारत में खरीदा नहीं जाना चाहिए, सिर्फ स्वदेशी खरीदिए और विदेशी का बहिष्कार कीजिए। उस समय कहा जाता है दोस्तों, इतनी एकता का लोगों ने प्रदर्शन किया कि जहाँ कहीं भी मान लीजिए कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई फंक्शन में अगर एक भी विदेशी कोई सामान वहाँ दिख जाता था तो लोग क्या करते, उस शादी, उस फंक्शन का विरोध करते थे और बहिष्कार करके वो लोग निकल जाते थे। मीन्स उस शादी, उस फंक्शन को अटेंड ही नहीं करते थे। तो ये एकता उस टाइम के, उस दौर में आपका देखा गया था इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के थ्रू। तो आपका दो परिणाम मैंने बताया दोस्तों, एक तो आपका शोक दिवस, उपवास, गंगा स्नान, रक्षाबंधन आदि करके उन्होंने विरोध का प्रदर्शन किया। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के थ्रू जो है स्वदेश की वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो है नारा नेताओं के द्वारा उस टाइम में दिया गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 1911 का, आपका 1911 में होता है आपका दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार में क्या होता है दोस्तों, वेल्स के राजकुमार रहते हैं आपके, वेल्स के राजकुमार, वेल्स के राजकुमार रहते हैं आपके जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। ये क्या करते हैं दोस्तों, भारत आते हैं आपके मुंबई के रास्ते। गेटवे ऑफ इंडिया जो अभी हम लोग मुंबई में देखते हैं, ये इसका आरंभ उसी काल में किया गया था। तो उस मुंबई के रास्ते ये 1911 में आते हैं वेल्स के राजकुमार जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी दिल्ली। और दिल्ली को क्या किया जाता है, दुल्हन की तरह दोस्तों पूरी तरह से बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जाता है उनके स्वागत में। यानी जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और एक बहुत बड़ा दरबार लगता है उनके स्वागत में, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब ये जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है भारत दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ दो घोषणाएं होती है दोस्तों, दो घोषणाएं वो लोग करते हैं, दो घोषणा। पहली घोषणा होती है कि जो राजधानी इस टाइम तक जो थी कलकत्ता थी दोस्तों, तो कलकत्ता से क्या होगी, राजधानी आपकी दिल्ली लाई गई। यानी राजधानी का ट्रांसफर क्या हुआ, आपका कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। ये पहली घोषणा हुई। दूसरी घोषणा की अगर हम लोग बात करें तो जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया, उस बंगाल विभाजन को रद्द किया गया यहाँ आपका 1911 में। जॉर्ज पंचम
और क्वीन मैरी के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द, आपका रद्द किया गया। इस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये यहाँ पर आपके थे। तो यानी द्वितीय के समय, यानी लॉर्ड कर्जन के समय तो बंगाल का विभाजन हुआ, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ, बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, यानी बंगाल को फिर से एकीकरण कर दिया गया। तो ये आपका 1911 की जो दिल्ली दरबार है, इससे भी जोड़ करके बहुत प्रश्न पूछा जाता है, और ये बंगाल विभाजन से ही जोड़ करके पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एक बड़े फैसले के रूप में। यानी 2 फैसला यहाँ पर लिया गया उनके द्वारा, 2 घोषणाएं की गई जॉर्ज पंचम के द्वारा, क्वीन मैरी के द्वारा। एक में आपको कलकत्ता को राजधानी से परिवर्तित करके दिल्ली कर दिया गया, और दूसरा बंगाल विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसे रद्द करके आपको, यानी उसे रद्द कर दिया गया आपका लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो क्लियर हो गया दोस्तों, बंगाल विभाजन से जितने भी टॉपिक बन सकते थे, जो भी प्रश्न बन सकते थे, वो सारा कुछ मैंने इस क्लास में यानी लेने का प्रयास किया। आप लोग इसके बाद बुक लीजिए, बुक उठाइए और बुक से इसके प्रश्न उत्तरों को बनाइए, तो आपका जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट होगा, जो भी डाउट होगा इस टॉपिक से संबंधित, वो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ यानी कुछ भी दिक्कत है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। तो चलिए, देवी स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।